Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? In the last week we finished the characteristics of the enzymes. Today we will start some applications of enzymes. That is कि हम इन enzymes को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और ये ह्यूमन के लिए कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. मीन्स कि हम एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे. इनमें जो है मेन चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ द एंजाइम्स. Enzymes are used in industry as they can bring about chemical changes at low temperature. हम इन एंजाइम्स को इंडस्ट्रियल स्केल पर यानी कि एट बिगर लेवल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम इन एंजाइम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज़ ये एंजाइम्स जो हैं ये किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके उस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एंजाइम्स जो कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पर इस पॉइंट को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिस वजह से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है. सो ये इम्पॉर्टेंट इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, फास्टन कर देते हैं एट लो टेम्परेचर. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू. Chemical reactions at low temperature are easier to control and cheaper to run. अब देखें अगर केमिकल रिएक्शन लो टेम्परेचर पर हम कैरी आउट कर रहे हैं तो हमें बिगर स्केल पर उसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है. ठीक है. हमारे लिए हैज़र्ड्स जो हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो कह सकते हो नुकसानात होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं जब हम उसको लो टेम्परेचर पर कैरी आउट कर रहे होंगे. और फिर डेफिनेटली अगर लो टेम्परेचर है तो हमारी फ्यूल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी एंड दैट रिएक्शन बिकम्स चीपर टू रन, यानी कि वो हमें कम पैसों में इकोनॉमिकली हमें बड़ा सूटेबल हो जाता है फिर. सो हम एंजाइम्स को यूटिलाइज़ करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एट द ह्यूज स्केल, और इससे एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं. एंजाइम्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग सेल्स एंड यूज्ड इन देयर प्योर फॉर्म. अब कैसे यूटिलाइज़ करते हैं हम इनको इंडस्ट्रीज़ में कि इनको हम जिस लिविंग सेल के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट होता है या प्रोड्यूस होता है उस लिविंग सेल से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी उसमें से हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. फिर हम इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. फिर हम इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम किसी भी रिएक्शन में जो हमने इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े आप कह लो कि कंटेनर्स के अंदर वो रिएक्शन परफॉर्म करना है तो उसमें हम ये एंजाइम्स जो हैं ये यूटिलाइज़ करते हैं. Microorganisms producing useful enzymes can be used in industry to make cheese, yogurt and beer. अब हमारे जो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स यूज़ होते हैं जो एंजाइम्स ह्यूमन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन. ठीक है. अब इस फर्मेंटेशन को कैरी आउट करने के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. हम इन एंजाइम्स को यूटिलाइज़ करते हैं किस लिए? चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए और बहुत सी और हमारी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए हम इन एंजाइम्स को यूटिलाइज़ करते हैं. हमने क्या करना है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेना है, इनको ग्रो करना है. ठीक है. कॉलोनीज़ इनकी लेनी है, फिर उनसे हमने बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने इनके अंदर से जो एंजाइम्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना जो इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं. फिर उन एक्सट्रैक्टेड एंजाइम्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं मिल्क से चीज़ बनाने के लिए, मिल्क से योगर्ट बनाने के लिए, या हम डिफरेंट फ्रूट्स से या डिफरेंट ग्रेन्स से उनकी फर्मेंटेशन करके तो बियर या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं. Catalase can be added to latex containing hydrogen peroxide to produce oxygen to form foam rubber. This is also an other industrial use. जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो तो हमारी फूड इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन होगी एंजाइम्स की. ठीक है. अब और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हम एंजाइम्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिनमें से कि एक एग्जांपल जो यहाँ दी हुई है वो है
रबर की फॉर्मेशन, फॉर्म रबर फॉर्मेशन। अब वो इंडस्ट्री जिसमें कि रबर की फॉर्मेशन होती है, रबर किससे बनता है? एक केमिकल होता है, उसे हम कहते हैं लेटेक्स। ठीक है, ये लेटेक्स भी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है या सिंथेटिक लेटेक्स भी हो सकता है। अब लेटेक्स के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हमने लेटेक्स लेना है और उस लेटेक्स में या तो नेचुरली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रेजेंट है या हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब क्या है कि इस लेटेक्स में हम जिसमें कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रेजेंट है उसमें हम एक एंजाइम ऐड कर देते हैं, दैट एंजाइम इज़ कैटालेज। इस एंजाइम्स के बारे में आपने प्रीवियस स्लाइड्स में, जो हमने शुरू की स्लाइड्स देखी थी, फर्स्ट लेक्चर्स जो हैं हमारे स्टार्टिंग लेक्चर्स, उनमें हमने कैटालेज एंजाइम के बारे में स्टडी किया था। कैटालेज एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन करता है, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है, वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, जब हमने लेटेक्स के अंदर जिसमें कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रेजेंट है कैटालेज ऐड करेंगे, तो ये कैटालेज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन करेगा, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। अब ये ऑक्सीजन अंदर बबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, और जब ये लेटेक्स को सॉलिडिफाई हम करेंगे, जब ये सॉलिडिफाई होगा तो वो बबल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उस फॉर्म की जो उस रबर की अपीयरेंस है वो फोमी अपीयरेंस आ जाती है। जिस तरह आप डस्टर नहीं फोम का इस्तेमाल करते और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर स्पेसिस होती हैं, एयर स्पेसिस, और उसके अंदर एयर एंटेंगल की हुई होती है, इस तरह ये रबर बनेगा, लेकिन ये रबर फोमी रबर होगा क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई थी और उस सॉलिडिफिकेशन, जब वो सॉलिडिफाई हो रहा था और उस ऑक्सीजन ने अंदर गैप्स क्रिएट कर दी, जिस वजह से वो पोरस हो गया था। तो अपीयरेंस उसकी क्या आएगी? जैसे फोम लेदर बना हुआ है, तो वो फोमी रबर फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमने इसके अंदर कैसे इसको प्रोड्यूस किया? हमने इसमें कैटालेज ऐड किया था, एंड दिस कैटालेज इज एन एंजाइम। ओके, ठीक हो गया। एंजाइम स्पेसिफिसिटी मेक्स देम आइडियल फॉर यूज इन एनालाइजिंग केमिकल्स। नाउ अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की कि दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और उसी सबस्ट्रेट के ऊपर ये एंजाइम एक्ट कर सकता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज़ करते हैं और हम बहुत सारे केमिकल्स को एनालाइज करने के लिए हम इन एंजाइम्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब केमिकल्स को या हमने डिटेक्ट करना है या हमने उनको डिटेल में एनालाइज करना है कि क्या ये केमिकल किसी सैंपल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके लिए हम फिर उस जो वो केमिकल है उसका स्पेसिफिक एंजाइम यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे कि इसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ कि एंजाइम्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन यूरिन। अगर हमने यूरिन में ग्लूकोज लेवल को चेक करना है तो हम एक ऐसा एंजाइम यूटिलाइज़ करेंगे जो कि ग्लूकोज की सिर्फ ब्रेक डाउन करने की अहलियत रखता है, यानी कि दैट इज़ द स्पेसिफिक एंजाइम फॉर ग्लूकोज। अब अगर तो ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन से जो प्रोडक्ट बन रही है उस एंजाइम के एडिशन से वो प्रोडक्ट बन जाती है तो मीन्स के यूरिन में ग्लूकोज है, और अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनती तो दैट इंडिकेट्स के यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। ये जो ग्लूकोज की प्रेजेंस है इन द यूरिन, ये जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह लो कि एक हमारे पास की है, क्लू है, जो कि डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। डायबिटीज़ क्या है? दिस इज़ अ डिज़ीज़, इसको हम शुगर की डिज़ीज़ भी कहते हैं, शुगर की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, यूरिन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। सो हम एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक एंजाइम इस्तेमाल करेंगे विच इज़ द स्पेसिफिक फॉर द ग्लूकोज, और हम यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल हो सकता है? टू डायग्नोज द डायबिटीज़। अच्छा जी, ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्टिंग, थोड़ी सी डिटेल उसकी देखते हैं कि हम ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। ग्लूकोज इन यूरिन इज़ अ साइन दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल आर टू हाई। अगर ग्लूकोज यूरिन में रिलीज़ होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल वाज टू हाई, इतना हाई था कि हमारे किडनीज़ को इस ग्लूकोज को ब्लड में से फ़िल्टर करके तो एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत पेश आई है।
यानी कि किडनी ये चाह रहा है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो भी हमारी बॉडी के अंदर है उसको बॉडी में से रिलीज़ करता है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है। नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो कि होम्योस्टेसिस के ज़रिए उसका लेवल ब्लड में मेंटेन रखा जाता है, जितना के लेवल रिक्वायर्ड है हमारे सेल्स की प्रॉपर नरिशिंग के लिए। ठीक है। अब अगर कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या होगा कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करना हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो किडनी उसको जज करेगा और किडनी फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी में से रिलीज़ करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है ये यूरिन में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो ग्लूकोज इन यूरिन साइंस दैट ग्लूकोज लेवल आर टू हाई। दिस गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन फॉर डायबिटीज़। यानी अगर ये इंडिकेशन हमें मिलती है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई है, तो इट इंडिकेट्स कि ऐसे पर्सन को डायबिटीज़ का ख़तरा है या डायबिटीज़ उसको है। इसके बाद हमें फ़र्दर को कंफर्मेटरी टेस्ट ज़रूर करने होते हैं, यानी कि हम सिर्फ यूरिन टेस्ट में अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ आ रहा है तो उस पर हम सिर्फ रिलाई नहीं करेंगे और हम डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। हम पे फिर थोड़े से और फर्दर स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, लेकिन ये हमें एक डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करता है कि ये जो पेशेंट है ये वल्नरेबल है और इसको डायबिटीज़ या तो हो चुकी हुई है या हो सकती है। ठीक है। जो टेस्ट यूज़ हम करते हैं ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए इन द यूरिन, वो क्या है? दैट इज़ द क्लिनिस्टिक्स टेस्ट स्ट्रिप। ठीक है। क्लिनिस्टिक्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं और क्लिनिस्टिक्स टेस्ट में हम क्लिनिस्टिक्स टेस्ट स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। ये स्ट्रिप्स होती हैं, इन स्ट्रिप्स के ऊपर आप कह लो कि एम्बेडेड होते हैं, इन स्ट्रिप्स के ऊपर अटैच किए हुए होते हैं 2 एंजाइम्स। एक एंजाइम होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और दूसरा एंजाइम होता है पर ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज क्या करेगा कि जब हम इन स्ट्रिप को डिप करेंगे सैंपल ऑफ यूरिन के अंदर, ठीक है, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज ग्लूकोज जो कि अगर तो यूरिन में प्रेजेंट है तो उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर देगा और उसके रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगा। यानी ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोज जो प्रेजेंट है इन द यूरिन उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है और उस ब्रेक डाउन के रिज़ल्ट में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होती है। अब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जो सेकंड एंजाइम है दैट इज़ द पर ऑक्सीडेज, वो इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कंबाइन कर देता है एक डाई के साथ, एंड दिस डाई इज़ प्रेजेंट ऑन द स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप क्लिनिस्टिक्स टेस्ट स्ट्रिप है ना, उस स्ट्रिप के ऊपर डाई अटैच किया हुआ है, डाई को एड्जॉर्ब किया हुआ है, डिफरेंट कलर की वो कह लो कि एक डाई है वो उसके ऊपर अटैच है। अब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है यूरिन के सैंपल के अंदर बिकॉज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज एंजाइम उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को डाई के साथ स्टिक कर देगा, डाई के साथ अटैच कर देगा। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड इस डाई के साथ अटैच हो जाती है तो वो उस डाई का कलर चेंज कर देगा। ठीक है, क्या चेंज कर देगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज हो गया, हम तो जो देख सकते हैं, हम तो नहीं ना उन रिएक्शंस को देख सकते कि यूरिन के अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम तो जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो हमें कोई कलर इंडिकेशन मिले या ऐसी चीज़ जिसको हमारी आई डिटेक्ट कर सकती है या हमारी 5 सेंसेस डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब डाई का कलर अगर चेंज हो रहा है तो इसको हमारी आई इजीली ऑब्जर्व कर सकती है। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड डाई के साथ स्टिक करेगी, डाई के साथ अटैच करेगी और डाई जो कलर है वो जो पिगमेंट एक ऐड किया हुआ है कलर्ड पिगमेंट, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चेंज इन कलर को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। द मोर हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, the more glucose present, the more intense the color change. मीन कि अगर
ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज है, और ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से जो स्ट्रिप के ऊपर डाई के कलर में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, दैट चेंज विल बी मोर इंटेंस, यानी ज़्यादा वो चेंज होगा, ज़्यादा अपने ओरिजिनल कलर से उसके अंदर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, कम हाई है या नॉर्मल है ये। ठीक है, रिएक्शंस को अगर हम देखें तो रिएक्शंस कौन से कैरी आउट हो रहे हैं इस स्ट्रिप के ऊपर। इस स्ट्रिप में रिएक्शन हो रहा होता है, सबसे पहले ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम रिएक्ट करता है, ये ग्लूकोज को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो डाई है जो कि अभी या तो कलरलेस है या बहुत लाइट कलर की होगी, जब पर ऑक्सीडेज जो है एंजाइम ऐड होता है तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस डाई के साथ ये अटैच कर देगा, और जिसकी वजह से डाई जो है वो कलर्ड हो जाती है, या जो उसका ओरिजिनल कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या करता है, दिस प्रोवाइड एन इंडिकेशन कि ब्लड ग्लूकोज लेवल यूरिन ग्लूकोज लेवल जो है दैट इज़ हाई, और वो क्या इंडिकेट करता है कि अगर यूरिन में ग्लूकोज लेवल हाई है तो हमारे ब्लड में भी डेफिनेटली ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज्ड है। ठीक है, ये देखें ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप इस बॉटल के अंदर ऐसे पड़ी होती हैं बहुत सारी, जैसे ये यहाँ पर उन्होंने दिखाई हुई हैं। ठीक है, ये देखें ये स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, हम क्या करते हैं कि हमने सैंपल लिया, एक बॉटल में यूरिन का सैंपल लेंगे और इन स्ट्रिप को हम उस बॉटल के अंदर यूरिन में डिप करेंगे। ठीक है, अब ये पार्ट है इसके ऊपर एंजाइम भी स्टिक हैं इसके साथ। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से जो हमने पीछे पढ़े हैं, दोनों एंजाइम, वो दोनों एंजाइम इसके साथ अटैच हैं। दूसरा इसमें डाई भी ऐड किया हुआ है। ठीक हो गया, जब हम इस स्ट्रिप को यूरिन में डिप करेंगे, अगर तो यूरिन में ग्लूकोज है तो ये जो एंजाइम इसके साथ स्टिक हुआ है ये उस ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो प्रोड्यूस होगी, और जो दूसरा एंजाइम है पेरोक्सीडेज वो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस डाई के साथ स्टिक कर देगा, और फिर इस जो स्ट्रिप का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। पहली पिक्चर में, इस पिक्चर में अगर हम देखें, जब हमने इस स्ट्रिप को यूरिन में डिप किया, इसका ओरिजिनल कलर ये देखें, ये रेडिश पिंक सा है, देयर इज़ नो चेंज इन कलर। अगर तो नो चेंज इन कलर और इसके साथ मैच करेगा, इट्स मीन कि ये क्या है, दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, देयर इज़ नो चेंज, इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं प्रोड्यूस हुई, दैट इंडिकेट्स कि यूरिन में ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है, तो इट्स मीन कि दिस इज़ नॉर्मल, पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है या पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड नहीं है। दूसरी डायग्राम में देखें आप कि जब इस स्ट्रिप को डिप किया हमने गिवन सैंपल ऑफ यूरिन के अंदर, ये सैंपल टेस्ट ट्यूब में उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये टेस्ट ट्यूब में सैंपल रखा हुआ है। जब हमने इस स्ट्रिप को उसके अंदर सैंपल के अंदर डिप किया तो रिएक्शन होगा इन एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होगी, वो डाई के साथ स्टिक करेगी, और देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने ये देखना है कि ये कलर इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है या इसके साथ मैच कर रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये कलर तकरीबन इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि देयर इज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है लेकिन उसका लेवल क्या है, दैट इज़ मीडियम लेवल, लाइट लेवल नहीं है, बहुत लो लेवल ग्लूकोज का नहीं है। ठीक है, और बहुत हाई लेवल भी ग्लूकोज का नहीं है, ये नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, मिडल में आ रहा है, नॉर्मल नहीं है, लो लेवल भी नहीं है, वेरी हाई लेवल भी नहीं है, तो ये हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है। सो ये जो स्ट्रिप हम करते हैं, ये टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्मेंस के बाद हम कलर स्ट्रिप का मैच करते हैं, और ये कलर इंडिकेट करता है कि जो हमारा यूरिन में ग्लूकोज का लेवल है वो कितना हाई है, नॉर्मल है या नॉर्मल से कितना डेविएट कर रहा है। सो दिस इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब देखें इसके अंदर हमने एंजाइम्स को यूटिलाइज किया है। This is just an example of the application of the enzymes in the medical field.
और बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ कह लो थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट्स हैं जिनके अंदर एंजाइम्स को हम यूटिलाइज करते हैं एंड दीज एंजाइम्स हेल्प्स अस इन डायग्नोस्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़, जो कि हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देते हैं कि इस पर्सन के अंदर ये डिज़ीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एंजाइम्स। बेटा इसके बाद हमने अब ये स्टडी करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं, जो कि इसके रेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, रेट को आल्टर यानी एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करते हैं। There are 4 important factors which play a very important role in the enzymatic activity. Enzymes की एक्टिविटी को ये 4 फैक्टर जो हैं ये कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, फिर आ जाता है pH, फिर आती है एंजाइम की कंसंट्रेशन एंड द फोर्थ वन इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, 4 important फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, pH, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Detail of these factors inshallah we'll study in our next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, stay safe, stay blessed and stay at your home.